press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं मेटल एंड नॉन मेटल का थर्ड पार्ट आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसका जो पहला और दूसरा पार्ट है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी के साथ उसके प्लेलिस्ट का भी आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो मैंने पहले वाले वीडियो में रिएक्शन बताया था जो कि हो रहा था हम लोग के एयर के साथ, यानी कि आप लोग को एयर के साथ मैंने बता दिया था कैसे रिएक्ट करता है मेटल और नॉन मेटल। तो आज मैं बताऊंगा कि रिएक्शन विथ वाटर, यानी कि वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, क्योंकि एक्टिविटी से ही बहुत अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पे। तो एक्टिविटी 7 है। तो इसमें बताया गया कि हम लोग को मैग्नीशियम रिबन लेना है, मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, और उसको हम लोग को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने का मतलब हुआ कि उस पर जो ऑक्साइड का या फिर कोई और लेयर बना हुआ होगा उस लेयर को हम लोग वहाँ से हटा देंगे, यानी कि किसी सैंड पेपर से रब करके उस लेयर को हम लोग हटा देंगे। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, और एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग उसको डाल देंगे, मैग्नीशियम के जो पीस था उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उसको हम लोग पानी डालेंगे उसके अंदर, और एक और टेस्ट ट्यूब लेकर उसको ढक देंगे और नीचे से हम लोग उसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने पे हम लोग को क्या पता चलेगा, बॉईल करने पे हम लोग को ये दिखेगा कि बबल में कुछ मतलब कि हम लोग का जो वाटर था उसमें कुछ बबल्स बन रहे हैं। तो ये बबल्स जो होंगे वो हाइड्रोजन के बबल्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऊपर वाला जो टेस्ट ट्यूब था उसको हम लोग हटा देंगे। ऊपर वाले टेस्ट ट्यूब के हटाने के बाद एक हम लोग जलता हुआ माचिस या फिर कुछ भी उसके पास लेकर जाएंगे। तो उसके पास लेके जाने पर एक क्रैकिंग साउंड आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। इसके वजह से हम लोग का ऐसा होगा। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम को H2O के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है अलग अलग टाइप के मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। मतलब कि सोडियम और पोटेशियम जो है, जो कि हाईली रिएक्टिव है, तो वो किसी भी पानी के साथ अच्छे से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि उसको हम लोग को कैरोसिन वैक्स या पैराफिन वैक्स में रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, एयर के भी साथ कर लेते हैं और वाटर के भी साथ। और उसके बाद बताया गया है मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यानी कि जो मैग्नीशियम होता है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो गर्म पानी होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। जिंक जो होता है वो भी बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और आयरन स्ट्रीम यानी कि जो भाप टाइप का होता होगा, आप लोग ने देखा होगा, उसका मतलब स्ट्रीम हो गया, यानी कि आयरन उसके साथ रिएक्ट करता है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि लोहे पे रस्ट लग जाता है, उस टाइप का उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें से कोई भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए एयर से बचाने के लिए, एयर के साथ रिएक्टिविटी को उसको बचाने के लिए नॉन मेटल्स का, हम लोग उसको पानी में रखते हैं। जैसे कि पोटेशियम हो गया, पोटेशियम को हम लोग पानी में रखते हैं कि वो एयर के साथ कांटेक्ट ना हो पाए और वो रिएक्ट नहीं कर पाए एयर के साथ और उसमें फायर नहीं लग पाए। रिएक्शन विथ एसिड्स, ये हम लोग का थर्ड पॉइंट आ जाएगा। इसमें भी एक्टिविटी दिया हुआ है, और जो एसिड के साथ रिएक्शन होता है वो दरअसल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्टिविटी 8 में क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को कुछ आयरन नेल्स को लेना है और उसके ऊपर से जो ऑक्साइड का या दूसरे चीज़ों का लेयर बना हुआ होगा उसको आप लोग को हटा देना है। कैसे हटाएंगे, सैंड पेपर से उसको रब करके हटा देंगे। उसके बाद उन सबको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और टेस्ट ट्यूब में
हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर एक और टेस्ट ट्यूब लगा देंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि बबल्स टाइप का बन रहा है उसके अंदर। तो ये बबल्स जो होगा ये भी हाइड्रोजन का बबल्स होगा। तो जो आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब ऊपर के तरफ में लगाया था उसको आप लोग हटाएंगे, और कुछ जलता हुआ माचिस या फिर कुछ भी आप लोग उसके पास लेके जाएंगे, तो उसमें भी एक साउंड क्रिएट होगा, पॉपिंग साउंड आएगा उसमें से भी। और जो कि क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो गैस है उसके वजह से ये पॉपिंग साउंड आएगा उसमें से। और उसके बाद लिखा हुआ है कि आप लोगों को क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन, जिंक और भी दूसरे मेटल्स को लेना है और उसके साथ दूसरे एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाना है, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। और उसके बाद देखना है कि आप लोग को क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, आप उसमें क्या होता है, ऐसे ही होता है या फिर कुछ दूसरा चीज़ होता है। यहाँ पे दो हम लोग का दिया हुआ है रिएक्शन, इसको देख लेते हैं। Fe यानी कि आयरन, आयरन को जब हम लोग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है। आयरन क्लोराइड एक टाइप का आप लोग सॉल्ट मान सकते हैं, मतलब कि ये दोनों प्रोडक्ट को मिलाने के बाद एक सॉल्ट बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। वैसे ही जिंक के भी साथ है, जिंक को H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस भी उसमें भी रिलीज होता है। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि जैसे कुछ मेटल्स होते हैं कॉपर और लीड, तो मैं बता देता हूँ कॉपर और लीड जो है वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं होते हैं। उसको जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा कॉपर और लीड, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा, और लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट यानी कि नहीं निकालेगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं जो कि बहुत ही नीचे आते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा, वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर सल्फ़र और फॉस्फोरस का बात किया जाए तो वो अपने वाले के ही साथ, मतलब कि सल्फ़र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फॉस्फोरस अपने वाले के साथ ऐसे ही रिएक्ट कर पाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि सल्फ़र को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, फास्फोरस को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 4th पॉइंट में, लेकिन उससे पहले जो डू यू नो है उसको एक बार देख लेते हैं। तो डू यू नो में लिखा हुआ है कि कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं जैसे कि साइट्रस फ्रूट होते हैं जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, कर्ड होते हैं, पिकल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये सब को हम लोग को मेटल वाले यूटेंसिल्स में नहीं रखना चाहिए। मेटल्स यानी कि जो हाई रिएक्टिव होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब में नहीं रखना चाहिए। अगर हम लोग ये सब में इस फूड आइटम्स को रखते हैं तो वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जो एसिड होंगे वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और जो कि टॉक्सिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो 4th पॉइंट है हम लोग का रिएक्शन विथ एल्कलीज। तो एल्कलीज जो आप लोग ने पढ़ा होगा वो बेसेज होते हैं जो कि वाटर के साथ सोल्यूबल होते हैं, मतलब कि वाटर के साथ मिक्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बताया गया कि जो मेटल्स होते हैं वो एल्कलीज के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम और जिंक होते हैं वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एल्कलीज यानी कि कुछ एग्जांपल्स इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप से। ठीक है, तो उसके साथ ये लोग रिएक्ट कर जाते हैं और अपना एक सॉल्ट बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था आयरन क्लोराइड के बारे में, जो कि एक सॉल्ट है एक टाइप का, उसके साथ हाइड्रोजन निकल रहा था जो मैंने एसिड के साथ बताया था। तो बेसिस में भी वैसा ही होता है, मतलब एल्कलीज में भी वैसा ही होता है, वो भी अपना कोई स्पेसिफिक सॉल्ट बनाते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो आगे आ जाता है हम लोग का रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी का मतलब यही होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ किस तरह से कितनी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब टेंडेंसी उन एलिमेंट्स की कितनी होती है किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाने की। ठीक है,
तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सारे मेटल्स जो होते हैं उन लोग का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट से हम लोग निकालते हैं, जैसा कि आप लोग ने पहले भी मैंने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में। अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं तो वो लोग कंपाउंड फॉर्म में निकाले जाते हैं, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था पोटेशियम ऑक्साइड। जैसा कि ये ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर निकल रहा है अर्थ के क्रस्ट से। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने नेटिव स्टेट यानी कि एलिमेंटल स्टेट में निकाले जाते हैं, एलिमेंटल स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यानी कि जो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है वो है प्लैटिनम। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो जनरली मेटल्स के साथ होता है, मेटल्स के साथ एसिड में। और उसमें जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है। जैसा कि मैं पिछले वाले एग्जांपल पे फिर से लेकर चलूँगा, जो कि हम लोग ने देखा था एसिड के साथ रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग Fe है और HCl है। तो HCl का जो H है हाइड्रोजन का एटम, उसको रिप्लेस यहाँ पे कर दिया है आयरन। तो FeCl2 बन गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि आयरन हाई रिएक्टिव है इसीलिए वो हाइड्रोजन को साइड में कर दिया और हाइड्रोजन का एटम बाद में निकलता है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है एक रिएक्शन के साथ। तो एक्टिविटी 9 है, इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 50 ml वाटर लेना है एक बीकर में और उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट डाल देना है। कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है उसको डाल देना है। उसके बाद हम लोग को मैग्नीशियम रिबन उसमें डिप करना है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो कलर है वाटर का, मतलब कि जो ब्लू कलर है वो उसका कलर गायब होने लगेगा और कुछ देर में वो कलरलेस बन जाएगा सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, इसका अच्छे से दिया हुआ है हम लोग के रिएक्शन में। तो दरअसल यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है Mg यानी कि मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो Cu जो कि कॉपर है, कॉपर जबकि लेस रिएक्टिव माना जाता है मैग्नीशियम से, तो कॉपर के जगह पे मैग्नीशियम आ जाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और कॉपर को वो साइड में कर देगा यानी कि कॉपर साइड में आ जाएगा। मतलब कि हम लोग का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Cu यानी कि कॉपर। अब यहाँ पे नोबल मेटल्स आ गया। नोबल मेटल्स का मतलब ये हो गया कि वो लोग किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल, जैसे कि प्लैटिनम और गोल्ड आप लोगों ने रिएक्टिव टेबल में देखा था, वैसे ही वो सब नोबल मेटल्स बोले जाएंगे। तो यहाँ पर अब आगे हम लोग को देखना है कि ये जो मेटल्स होते हैं वो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इन सब का साइन जो होता है वो बहुत सालों तक बना हुआ रहता है। गोल्ड का हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए और इसको बहुत सारे मेटल्स के ऊपर प्लेटिंग भी किया जाता है। और जो प्लेटिनम होता है उसका भी हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं और बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं। यहाँ पे प्योर गोल्ड को बताया गया है। तो प्योर गोल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्योर गोल्ड का मतलब हुआ 24 कैरेट का गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। और उसके बाद उसमें कुछ भाग हम लोग सिल्वर या कॉपर का मिला देते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं 22 कैरेट गोल्ड की, इसका मतलब कि 22% जो होगा, मतलब 22 भाग जो होगा वो प्योर गोल्ड होगा और जो बचा हुआ 2 भाग होगा वो कॉपर या फिर सिल्वर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना है यूज़ ऑफ मेटल्स एलॉयज एंड नॉन मेटल्स। तो जैसा कि हम लोग बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जो आयरन है एक मेटल है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, जैसे कि चेन्स हो गया, नेल्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, स्टोव हो गया, वाटर बॉयलर्स हो गया, वो भी और भी बहुत कुछ हो जाएंगे। एल्युमिनियम का जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही हल्का मेटल होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ एयरक्राफ्ट को बनाने में करते हैं और इसी के साथ इसका यूज़ यूटेंसिल्स को भी बनाने के लिए किया जाता है।
और आप लोगों ने एल्युमिनियम फॉइल देखा होगा, वो भी इसी एल्युमिनियम से बनता है। कॉपर जो कि एक मेटल है, वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, यानी कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इसका यूज़ हम लोग यूटेंसिल्स बनाने के लिए भी करते हैं। और जो सिल्वर होता है वो उसका हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए या फिर डेकोरेशन का कोई भी सामान बनाने के लिए। सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर भी माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम लोग को देखना है यूजेस ऑफ एलॉयज़ के बारे में। तो एलॉय क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। एलॉय जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। और ये जो क्वांटिटी होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि इतने क्वांटिटी में ही ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे तो एलॉय वो बनेगा अच्छा से। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो एलॉय जो होता है वो अक्सर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जो कोरोजन होता है, प्योर मेटल्स में जो कोरोजन होता है उसको भी बचाता है एलॉय। ठीक है, आगे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसमें स्टील का दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील, ये भी बहुत कुछ एलॉय दिया हुआ है। वो किस चीज़ से बनता है, जैसे कि स्टील का हम लोग बात करेंगे तो आयरन और कार्बन से बनता है, मिला के दोनों को, जैसे कि आयरन हो जाएगा मेटल, कार्बन हो जाएगा नॉन मेटल। ठीक है, और आगे यहाँ पे दिया हुआ है यूजेस फॉर मेकिंग, यानी कि इसका यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है यूजेस ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ पे बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं, तो कुछ यूजेस को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, यूजेबल नाइट्रोजन का, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ में मदद करता है। फास्फोरस जो होता है वो मैच स्टिक पर लगाया जाता है, मैच स्टिक पर लगाया जाता है। ठीक है, और वो बहुत ही जल्दी आग को कैच कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है थोड़े से ही स्ट्राइक पे। आगे लिखा हुआ है आयोडीन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक की तरफ ही यूज़ किया जाता है आयोडीन को। सल्फर जो होता है उसका हम लोग यूज़ फायर क्रैकर्स को बनाने के लिए, पटाखे बनाने के लिए, गन पाउडर बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो भी नॉन मेटल है और हम लोग के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायमंड जो होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम लोग उसका यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है इसलिए उसका यूज़ हम लोग ग्लासेस को कट करने के लिए या फिर कोई टूल को शार्प बनाने के लिए करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है उसको हम लोग बैटरीज में यूज़ करते हैं, और आप लोगों ने जो पेंसिल यूज़ करते हैं कोई भी कंपनी का उसमें भी ग्रेफाइट ही होता है। तो इतना ही था। आगे एक तो डू यू नो दिया हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे नॉन मेटल्स और मेटल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है हीमोग्लोबिन का। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्रेन तक पहुँचाने में मदद करते हैं। बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन और फास्फोरस यहाँ पे दिया हुआ है। तो फास्फोरस जो होता है वो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और मदद किसमें करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से जो हम लोग को एनर्जी चाहिए उसको लेने में मदद करता है फास्फोरस। तो इतना ही था इस वीडियो में।